प्यारे बच्चों नमस्कार। एडुसेट ब्रॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा लेक्चर है डबल फर्टिलाइजेशन, दैट इज द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स। आज के इस लेक्चर को डिस्कस करने के बाद आप जान पाएंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होती है और फ्लावरिंग प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन किस प्रकार से होती है एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, अर्थात एंजियोस्पर्म्स में डबल फर्टिलाइजेशन का क्या महत्व है। आइए जानते हैं डबल फर्टिलाइजेशन क्या होती है। डबल फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ टू मेल गैमेट्स brought about by a pollen tube with two different structures, that is the egg and the diploid secondary nucleus, which are present in the female gametophyte। अर्थात दो मेल गैमेट्स का जो कि पोलन ट्यूब से होते हुए फीमेल गैमेटोफाइट तक पहुंचते हैं, उन दो मेल गैमेट्स का फ्यूज़न होना एग और डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ डबल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। डबल फर्टिलाइजेशन के परिणाम स्वरूप दो संरचनाएं बनती हैं, एक जाइगोट और दूसरा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय नवाशीन in 1898 in the flowers of फ्रिटिलेरिया एंड लीलियम। यानी फ्रिटिलेरिया और लीलियम के फूलों में डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस सबसे पहले नवाशीन नामक वैज्ञानिक के द्वारा डिस्कवर किया गया था। प्यारे बच्चों, डबल फर्टिलाइजेशन को हम फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स के नाम से भी जानते हैं। ये प्रोसेस केवल एंजियोस्पर्म्स में ही सीमित होता है, अर्थात इट इज नॉट प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म्स। ऐसा नहीं है कि डबल फर्टिलाइजेशन जिम्नोस्पर्म्स में नहीं होता तो जिम्नोस्पर्म्स को इससे कोई नुकसान होता है। Although this process is not present in gymnosperms, yet the gymnosperms dominate large areas of earth, for example the taiga और northern coniferous forest। सारे के सारे जिम्नोस्पर्म्स से ढके हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन इज नॉट अ रिक्वायरमेंट फॉर सक्सेस इन सीड प्लांट्स। यानी ये जरूरी नहीं है कि डबल फर्टिलाइजेशन के होने से ही सीड प्लांट्स को सक्सेस मिलेगी या सीड प्लांट्स जो होंगे वो आगे प्रोलिफरेट कर पाएंगे। मोस्ट जिम्नोस्पर्म सीड्स जैसे कि पाइन, स्प्रूस, फर, जिंको, दे हैव अ हैप्लॉइड न्यूट्रिटिव टिश्यू डिराइव्ड फ्रॉम द फीमेल गैमेटोफाइट। अर्थात बिना ही डबल फर्टिलाइजेशन के न्यूट्रिटिव टिश्यू तैयार होता है, क्योंकि उसमें सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन या डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो उस टिश्यू का जो जेनेटिक मेकअप होता है वो हैप्लॉइड होता है। इन दिस पिक्चर द एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म ओव्यूल्स आर शोन, क्योंकि दोनों ही प्रकार के प्लांट्स के जो फ्लावर्स में ओव्यूल्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल जो होगा वो मैनी लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है उसमें, वही जिम्नोस्पर्म के ओव्यूल में सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है। दिस पिक्चर शोज द स्टेमन्स एंड कार्पल्स ऑफ अ लिली प्लांट। यहाँ नर और मादा भाग लिली प्लांट के दिखाए हुए हैं, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस की शुरुआत रिप्रोडक्टिव पार्ट से ही होती है। तो एक फूल में या तो नर और मादा, मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट्स हों, या एक प्लांट के अलग अलग फ्लावर्स में हो, और different plants may have male or female reproductive parts. It is very essential for these parts for the process of double fertilization. So the stamens and carpels of lily are shown in this picture. जितने भी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, अर्थात जो स्टेमन है फ्लावर का, उसमें एक एंथर पार्ट होता है जो कि एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होती है, और दूसरा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे फिलामेंट कहते हैं। इस पिक्चर में डिहाइसिंग यानी फटते हुए एंथर्स को दिखाया हुआ है, और इन एंथर्स के फटने से जो पोलन ग्रेन्स इनके अंदर बंद होती हैं उस संरचना को हम माइक्रोस्पोरेंजियम भी कहते हैं। तो माइक्रोस्पोरेंजियम के डिहाइसेंस से पोलन ग्रेन्स इधर उधर गिर जाती हैं। इसी के साथ ही एक और स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है जिसमें आप हैबिस्कस प्लांट के फ्लावर के मेल और फीमेल पार्ट को देख सकते हैं। सबसे ऊपर पेंटाफिड जो स्टिग्मा है वो नज़र आ रहा है, जिसके अंदर 5 भाग दिखाए हुए हैं, और उसके साथ ही जो इसका स्टाइल पार्ट है
स्टिग्मा के नीचे जो एक लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसे स्टाइल कहते हैं, इस स्टाइल के साथ ही मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या स्टेमन लगे हुए हैं। हमारे पास यहाँ हेबिस्कस का फ्लावर भी उपलब्ध है और उस फ्लावर को भी आप डिटेल में देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसमें मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं दे आर प्रेजेंट। ये मेरे हाथ में हेबिस्कस का फ्लावर है जिसमें ये दोनों तो इसके नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, जो ग्रीन और कलर्ड लीव्स हैं ये इसके नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं। और ये जो लंबी सी स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर, इसको हम अलग भी कर सकते हैं। इन पार्ट्स को अलग करने के बाद ये जो हिस्सा हमारे पास रह जाता है हाथ में, ये इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, दिस वन। अब इसमें ये जो लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, बेसल पार्ट से लेकर और इसकी टिप तक, ये सारा पार्ट जो है ये इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसे गाइनोशियम या कार्पल कहते हैं। इस कार्पल का ये सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है जिसके 5 भाग नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, दिस 5 पार्ट्स, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज स्टिग्मा। और इस केस में इसको हम पेंटाफिड स्टिग्मा कहेंगे क्योंकि ये 5 हिस्सों में बटा हुआ है। इस स्टिग्मा के नीचे ये जो लंबा, जहाँ मैंने उंगलियों से इसे पकड़ा हुआ है, ये लंबा जो पोर्शन है ये स्टाइल कहलाता है। और हेबिस्कस के केस में इसी स्टाइल के ऊपर ये पीले रंग की छोटी छोटी न्यूमरस स्ट्रक्चर्स जो हैं दे आर विजिबल विच आर अटैच्ड विद द स्टाइल। दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज स्टेमन। ईच स्टेमन हैज 2 parts, one very thin thread like structure which is called as filament, and on the tip of the filament a yellowish colored powdery structure is visible. This part is called as anther. तो एंथर और फिलामेंट 2 पार्ट हैं जो स्टेमन के हैं, यानी ये मेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन है और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन है। जब पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है तो इस एंथर से पोलन ग्रेन्स डिहाइसेंस की प्रोसेस से स्प्रेड हो जाती हैं इधर उधर, और इन्हीं में से कुछ जो पोलन ग्रेन्स होती हैं दे स्टिक टू द स्टिग्मा पार्ट ऑफ द गाइनोशियम, यानी ये सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है यहाँ पर आकर चिपक जाती हैं। और यहाँ चिपकने के बाद ये जो लंबी नली जैसे आकार की जो स्ट्रक्चर नज़र आ रही है विच इज़ कॉल्ड ए स्टाइल ऑफ गाइनोशियम, तो ये जो स्टाइल पार्ट है इसमें से एक पोलन ट्यूब बनती है और उस पोलन ट्यूब का रास्ता जो होता है वो इस स्टाइल से होता हुआ बेसल पार्ट ऑफ द गाइनोशियम, जिसे कि हम ओवरी कहते हैं, जो अलग से जो ये स्ट्रक्चर है ये जो है ये इसका बेसल पोर्शन है जिसे ओवरी कहेंगे। इस ओवरी तक पोलन ट्यूब पहुंच जाती है और इस ओवरी में ओव्यूल्स होते हैं। उन ओव्यूल्स में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होता है जिसे कि फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। उस फीमेल गैमेटोफाइट में जो स्ट्रक्चर्स होती हैं जैसे कि एग न्यूक्लियस या सेकेंडरी न्यूक्लियस जिसके साथ की फ्यूज़न किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस पूरा होता है। इसी तरह से हमारे पास एक और फ्लावर प्रेजेंट है जिसे लिली कहते हैं। इस फ्लावर में भी काफ़ी वेल डेवलप्ड स्टेमन्स और कार्पल्स दिखाई देते हैं। ये जो ग्रीन कलर की जो स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, दिस पार्ट ऑफ लिली इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट and the male reproductive organs are equally long in size, बराबर के साइज के होते हैं लगभग, जैसे ये दिखाई दे रहा है। बहुत लंबे लंबे एंथर्स होते हैं, बाइलोब्ड एंथर्स होते हैं। दिस इज द फिलामेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड दिस ग्रीनिश पार्ट इज द एंथर। इस एंथर में पोलन ग्रेन्स डेवलप होती हैं और जैसे ही इस एंथर का डिहाइसेंस होता है the pollen grains spread here and there, and some of the pollen grains also reach to the stigma or female reproductive part of the flower। और उसका जो पाथवे होता है यहाँ उसी लिली के फ्लावर को लॉन्गिट्यूडिनली डाइसेक्ट करके दिखाने की कोशिश की गई है, जिसमें ये जो पोर्शन है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसे गाइनोशियम कहते हैं। इसका ऊपर थोड़ा सोलन बल्ब लाइक पोर्शन जो है उसे स्टिग्मा कहेंगे।
सबसे ऊपर टिप पर जो सोलन बल्ब लाइक, उसे स्टिग्मा कहेंगे। और ये लॉन्ग जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये स्टाइल है। और ये बेस वाला जो पोर्शन है, जो सबसे बेसल पोर्शन है, जो आप नीडल का जहां टिप लगा हुआ है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज ओवरी। तो जो पोलन ग्रेन्स आती हैं सबसे पहले दे सेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ द कार्पल या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और यहाँ से पोलन ट्यूब ग्रो होती है। वो पोलन ट्यूब इस स्टाइल से होती हुई दो मेल न्यूक्लियस को लेकर आती है टू द ओव्यूल्स ऑफ द ओवरी। यानी अल्टीमेटली इस स्टाइल पार्ट में से पोलन ट्यूब जो है वो अपना रास्ता बनाती है so as to reach the ovules of the ovary, because the fusion or the fertilization takes place in the ovules of the ovary. So this is the structure of the ovary of lily flower. तो प्यारे बच्चों, आपको फ्लावर के मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की भली भांति से जानकारी मिल गई होगी, और इसकी सहायता से आप इतना समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से पोलन ट्यूब से मेल न्यूक्लियाई फीमेल गैमेटोफाइट तक पहुंच जाते हैं। दिस पिक्चर इज शोइंग द पोलन ग्रेन प्रेजेंट ऑन द स्टिग्मा और कार्पल ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। दिस पिक्चर ऑल्सो शोज द स्टिग्मा हैविंग पोलन्स ऑन इट। स्टिग्मा के ऊपर पोलन डिपॉजिट हुए दिखाई दे रहे हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल्स प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी। ओव्यूल्स नजर आ रहे हैं जिनको पॉइंटर के द्वारा दिखाया गया है। द ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी। समटाइम्स द जिम्नोस्पर्म न्यूट्रिटिव टिश्यू, जो कि फर्टिलाइजेशन से पहले ही प्रेजेंट होता है। प्यारे बच्चों, जिम्नोस्पर्म्स में क्योंकि ये प्रोसेस नहीं होती, तो उन पौधों के अंदर जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो साइज में पहले से ही इतना बड़ा होता है, यानी कि न्यूट्रिटिव टिश्यू जो होता है वो फर्टिलाइजेशन से पहले ही जिम्नोस्पर्म्स में प्रेजेंट होता है। हाउएवर इट इज़ प्रेफर्ड टू रिजर्व द टर्म एंडोस्पर्म फॉर एंजियोस्पर्मिक सीड्स, क्योंकि एंडोस्पर्म न्यूट्रिटिव टिश्यू एंजियोस्पर्म्स में ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए हम इस टर्म को एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के लिए ही रिजर्व रखते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन इज प्रेजेंट इन फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म जेनरा। कुछ एक या दो जिम्नोस्पर्म जेनरा हैं, जैसे जेनेटम एंड एफिड्रा। इन दोनों के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है। बिकॉज बायोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ एक्सेप्शन, सो एक या दो कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस हर जगह मिल जाते हैं जो कि नॉर्मल प्रोसेस से अलग नज़र आते हैं। आइए अब जानते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस क्यों होता है। वी आर नॉट वेरी पॉजिटिव वाई डबल फर्टिलाइजेशन अकर्स, लेकिन एक साइंटिस्ट हुए हैं सर आर्थर क्रॉन्क्विस्ट, जिन्होंने ऐसा माना है कि डबल फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है इट इज़ एन इवोल्यूशनरी हैपनिंग। द पॉसिबल एडवांटेज ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इज दैट द प्लांट डज नॉट इन्वेस्ट एनर्जी इन सीड न्यूट्रिटिव टिश्यू until after an egg has been fertilized। पौधे को फर्टिलाइजेशन से पहले न्यूट्रिटिव टिश्यू को बनाने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी नहीं पड़ती। दैट इज द इकोनॉमिकल प्रोसेस। Another possible advantage is that the endosperm nucleus is very active and divides rapidly. It forms the nutritive tissue very quickly। यानी डबल फर्टिलाइजेशन के परिणाम स्वरूप जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस तैयार होता है, जिसे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस भी कहा जाता है, दैट एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज एक्टिव इन नेचर। एक्टिव का मतलब होता है उसमें सेल डिवीजन बहुत जल्दी होता है। रैपिड सीड डेवलपमेंट हैज़ ऑब्वियस एडवांटेजेस, और उसके परिणाम स्वरूप सीड का डेवलपमेंट जो बहुत तेज़ी से होता है तो उसके आगे चलकर अच्छे परिणाम होते हैं। आइए अब जानते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस किस प्रकार से होता है। Let us study the components of double fertilization. Double fertilization, as we have already discussed, is restricted to angiospermic plants. It has two components, the generative fertilization and vegetative fertilization. अब इनको एक एक से डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं कि दोनों प्रोसेसेस जो हैं वो किस प्रकार से होती हैं और क्या क्या होती हैं। डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस सिनगैमी या फ्यूजन ऑफ कंपैटिबल मेल एंड फीमेल गैमेट्स से स्टार्ट होता है। यानी मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूज़न, जिसे फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, वहाँ से इस प्रोसेस की शुरुआत होती है। और सीड प्लांट्स में हम इस प्रोसेस को साइफोनोगैमी का नाम भी देते हैं, क्योंकि
पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। एंड दिस पोलन ट्यूब फॉर्मेशन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट ब्रिंग्स द मेल गैमेट इन कॉन्टेक्ट विद द फीमेल गैमेट। अगर पोलन ट्यूब बनेगा ही नहीं तो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं दे विल लिमिट ओनली टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, स्टिग्मा तक ही सीमित रह जाएंगे और वो फीमेल गैमेटोफाइट तक नहीं पहुंच पाएंगे। सो देयरफॉर दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज साइफोनोगेमी। साइफोनोगेमी वाज डिस्कवर्ड बाय स्ट्रेसबर्गर इन 1884। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस एज फॉलोज। पहला स्टेप इसमें आता है जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा। पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर किस प्रकार से जर्मिनेट होता है, यानी पोलन ट्यूब किस प्रकार से बनता है। स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट अ लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स फॉल ऑन द स्टिग्मा एंड दे एब्जॉर्ब नरिशमेंट एंड स्वेल अप। स्टिग्मा के आसपास जो उन्हें फ्लूइड मटेरियल मिलता है उसकी सहायता से वो नरिशमेंट लेते हैं एंड दे स्वेल अप। द स्वोलन ट्यूब सेल ग्रोज आउट ऑफ द पोलन ग्रेन थ्रू वन ऑफ द पोर्स। और पोलन ग्रेन में से एक पोलन ट्यूब जो है वो जर्मिनेट होकर बाहर आती है। पोलन ट्यूब इज कवर्ड विद ओनली वन वॉल विच इज कॉल्ड एज एंटाइन, यानी एक्साइन नहीं होता, केवल एंटाइन प्रेजेंट होता है। जनरेटिव सेल डिवाइड्स इनटू टू मेल गैमेट्स। जनरेटिव सेल का डिवीज़न जो होता है उसके परिणाम स्वरूप दो मेल गैमेट्स बनते हैं। इस पिक्चर में पोलन ट्यूब विद टू मेल गैमेट्स दिखाई गई है। पहली जो पिक्चर है जिसमें एरो मार्क के द्वारा दोनों गैमेट्स को दिखाया गया है, दूसरी पिक्चर जो है वो कैशू नट के प्लांट्स का है जिसमें ट्रांसपेरेंट सी पोलन ट्यूब नज़र आ रही हैं और येलोइश ग्रीन कलर की पोलन ग्रेन्स दिखाई दे रही हैं। जो नीचे पिक्चर दिखाई दे रही है उसमें भी स्पर्म्स को लेबल किया हुआ है, स्पर्म्स या मेल गैमेट्स भी कह सकते हैं, और पोलन ट्यूब जो है दे आर ब्राइट रेड इन कलर। This is the picture of germinating pollen grain in lily. पोलन ग्रेन का बहुत ही सुंदर तस्वीर नज़र आ रही है जिसमें से पोलन ट्यूब निकलती हुई दिखाई दे रही है। एंड दिस इज़ द पिक्चर ऑफ एन ओव्यूल। ओवरी में जो ओव्यूल्स हैं उनमें फीमेल गैमेटोफाइट का क्या स्ट्रक्चर होता है, तो एक ओव्यूल और उसके अंदर प्रेजेंट फीमेल गैमेटोफाइट को दिखाया गया है जिसमें माइक्रोपाइलर एंड पर एक एग और दो सिनर्जिड्स नज़र आ रहे हैं। सेंटर में ट्यूब न्यूक्लियाई दिखाई दे रहे हैं और कॉर्नर पर यानी अपोजिट टू द माइक्रोपाइलर एंड तीन एंटीपोडल सेल्स दिखाई दे रही हैं। डबल फर्टिलाइजेशन में जो सेकंड स्टेप है वो है पाथ टेकन अप बाय द पोलन ट्यूब। अभी आपने देखा कि पोलन ट्यूब जो पाथ लेती है वो कहाँ से होता है, फ्रॉम द स्टाइल ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। यू नो दैट पोलन ट्यूब कंटेन्स two male gametes, a degenerating tube nucleus and some amount of cytoplasm. It secretes some enzymes which are pectinases or some other hydrolyzing enzymes to create an intercellular pathway for it through the stigma and style. यानी कुछ ऐसे एंजाइम्स की आवश्यकता होती है जो रास्ता बनाते जाएं, अपने आसपास की मटेरियल या सेल्स को डिसोल्व करते हुए ये पोलन ट्यूब अपना रास्ता बनाती है थ्रू द स्टिग्मा एंड स्टाइल। इट ऑब्टेन्स नरिशमेंट फ्रॉम द स्पेशल सेल्स विच आर द ट्रांसमिटिंग और कंडक्टिंग टिश्यू इन द स्टाइल। Passage of the pollen tube in the stigma and style is determined chemotropically along the increasing concentration of calcium, boron and inositol sugar complex. In the ovary, pollen tube is guided and nourished by another tissue called obturator. ओवरी में जाकर पोलन ट्यूब को एक और टिश्यू नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और इस टिश्यू का नाम है ऑब्टूरेटर। Ultimately, the pollen tube reaches an ovule and enters it. Pollen tube लास्ट में ओवरी में ओव्यूल तक पहुंच जाती है और ओव्यूल में एंटर करती है। If it enters through the micropyle, then it is called as porogamy, जो कि लिली में देखने को मिलती है। If it enters through the chalaza, it is called as chalazogamy, जो वॉलनट में देखने को मिलती है। And if it enters through the integuments, it is called as मीजोगेमी, जो कुकरबिट्स में दिखाई देती है। देन देयर इज द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियोसैक। ओव्यूल तक पहुंचने के बाद अल्टीमेट जो एंट्री होती है पोलन ट्यूब की, दैट इज इनसाइड द एम्ब्रियोसैक या फीमेल गैमेटोफाइट। आफ्टर एंटरिंग द ओव्यूल,
the pollen tube is attracted to the micropylar end of embryo sac by the secretion of synergids, क्योंकि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं दे आर कॉल्ड synergids. synergids जो सिक्रीशन करती हैं, द सिक्रीशन ऑफ दीज synergids attracts the pollen tube towards itself. It strikes and enters one of the two synergids. दोनों में से एक synergid में एंटर कर जाती है, क्योंकि जो तीसरा है वो फीमेल एग या ओवम कहा जाता है तीसरी सेल को, तो दोनों में से एक synergid में एंटर कर जाती है. ए सब टर्मिनल पोर अपीयर्स इन द पोलन ट्यूब, और जब एंट्री होती है तो जाहिर है वहाँ से ब्रेकअप होता है, और ब्रेकअप के परिणाम स्वरूप पोलन ट्यूब में एक पोर डेवलप हो जाता है. पोलन ट्यूब कम्स आउट ऑफ इट एंड बोथ द मेल गैमेट्स और द स्पर्म सेल्स आर फंक्शनल इन फ्लावरिंग प्लांट्स. जैसे ही पोलन ट्यूब में पोर हो जाता है तो जो दोनों मेल गैमेट्स पोलन ट्यूब में प्रेजेंट हैं दे आर सेंट टू द embryo sac or female gametophyte. They perform the two parts of double fertilization, that is the generative and the vegetative fertilization. This is the picture of gynoecium of angiospermic plant, जिसमें कि सबसे ऊपर स्टाइल दिखाया गया है, और जो बीच का सोलन पार्ट है वो ओवरी है, और सबसे नीचे जो है वो बेसल पोर्शन है. ओवरी में ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट को बहुत ही क्लियरली दिखाकर दर्शाया गया है, और इसमें एंटीपोडल्स, ट्यूब न्यूक्लियस या सिनर्जिड्स तीनों ही प्रकार की सेल्स क्लियरली नज़र आ रही हैं. साथ ही साथ दो पोलन ग्रेन्स दिखाई गई हैं, जिसमें से एक पोलन ट्यूब बनाते हुए अल्टीमेटली माइक्रोपाइलर एंड से होती हुई एम्ब्रियो सैक तक पहुंचती हुई दिखाई गई है. दिस पिक्चर शोज़ द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, जिसमें कि ओव्यूल में ऊपर की ओर 3 एंटीपोडल सेल्स नज़र आ रही हैं, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ एग और सिनर्जिड्स दिखाई दे रही हैं, और इसके साथ एक वॉयलेट कलर की पोलन ट्यूब दिखाई गई है, जिसमें कि 2 मेल गैमेट्स भी दिखाई दे रही हैं. नेक्स्ट स्टेप में इसी पिक्चर में पोलन ट्यूब को और एक्सटेंड होता हुआ दिखाया गया है, जिसमें अल्टीमेटली ये पोलन ट्यूब पहुंच जाती है टू द एम्ब्रियो सैक, एंड द 2 मेल गैमेट्स अल्टीमेटली यूनाइट विद द फीमेल गैमेट एज वेल एज द ट्यूब न्यूक्लियाई. दोनों मेल गैमेट में से एक जो है वो फीमेल एग के साथ यूनाइट करता है, फ्यूज़ करता है, और दूसरा मेल गैमेट जो पोलर न्यूक्लियाई हैं उनके साथ यूनाइट करता है. इस प्रकार से दोनों ही जो स्टेप्स हैं डबल फर्टिलाइजेशन की, दैट इज द जनरेटिव फर्टिलाइजेशन एंड वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, दे आर कंप्लीटेड. जनरेटिव फर्टिलाइजेशन में आइए जानते हैं क्या होता है. इट इज़ द फ्यूजन ऑफ वन ऑफ द 2 मेल गैमेट्स विद एग्स टू प्रोड्यूस अ डिप्लॉयड जाइगोट. सिनर्जिड्स के साथ जो एग प्रेजेंट होता है, एक मेल गैमेट इस एग के साथ फ्यूज कर जाता है एंड इट मेक्स डिप्लॉयड जाइगोट. जनरेटिव फर्टिलाइजेशन को सिनगैमी भी कहा जाता है, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रू फर्टिलाइजेशन, क्योंकि आगे जो प्लांट बनता है वो इसी की सहायता से बनता है. Pseudo-decimal connections of fertilized egg ultimately degenerate and the oospore begins to grow from the embryo. नेक्स्ट जो प्लांट है उसकी फॉर्मेशन शुरू हो जाती है. दूसरी प्रकार की जिसे हम वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन कहते हैं, इट इज़ द फ्यूज़न ऑफ सेकेंड मेल गैमेट, क्योंकि एक का तो फ्यूज़न हो गया है एग के साथ. जो दूसरा मेल गैमेट है जो पोलन ट्यूब से सेंट्रल पार्ट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट तक पहुंच जाता है, इसका फ्यूज़न होता है विद 2 हैप्लॉयड पोलर न्यूक्लियाई, या इसे हम डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कह देते हैं. इस डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस का एक हैप्लॉयड मेल गैमेट से फ्यूज़न होना 2+1 सेंट्रल कैनाल के अंदर टू फॉर्म द ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यानी डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस का हैप्लॉयड के साथ मिल जाना, एंड द रिजल्ट इज ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. This process is called triple fusion, as there is fusion of 3 nuclei. Triple fusion changes the central cell into primary endosperm cell, and the latter gives rise to the nutritive tissue called the endosperm. यानी वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन के परिणाम स्वरूप जो न्यूट्रिटिव टिश्यू बनता है उसे एंडोस्पर्म कहा जाता है. इस पिक्चर में डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को दिखाया गया है.
एक पार्ट में एग के साथ में मेल गैमेट का फ्यूजन है और दूसरे पार्ट में सेंट्रल सेल के साथ में दूसरे मेल गैमेट का फ्यूजन है। और एरो मार्क से दिखाया गया है कि जो सेकेंडरी डिप्लॉयड न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म, और जो एग के साथ मेल गैमेट का फ्यूजन होता है इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, जिसे कि मैच्योर कर्नेल में क्लियरली देखा जा सकता है। प्यारे बच्चों, बायोलॉजिस्ट इस बात को मानते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है उसमें एक जीन का बहुत ही क्रिटिकल रोल है, और इस जीन की, जिसे कि हम FBL17 के नाम से जानते हैं, इस जीन की डिस्कवरी की रिक्वायरमेंट इसलिए भी थी ताकि जो डिस्ट्रक्शन ऑफ अनदर प्रोटीन है जो कि सेल डिवीज़न को रोकता है, उसका डिस्ट्रक्शन जो है उसको किया जा सके, यानी उसके डिस्ट्रक्शन की प्रोसेस को शुरू किया जा सके। सो द की डिस्कवरी ऑफ दिस जीन विच इज़ नोन एज FBL17, it was required to trigger the destruction of another protein that inhibits the process of cell division. FBL17 gene acts as an switch within the young pollen grain to trigger precursor cells to divide into twin sperm cells. Plants with a mutated version of this gene, जिसमें ये mutated form में होती है, they produce pollen grains with a single sperm cell instead of the pair of sperms that are required for successful double fertilization. अर्थात जिसमें ये जीन नॉर्मल होती है उनमें नॉर्मल डबल फर्टिलाइजेशन होती है, जिसमें इसका म्यूटेटेड वर्जन होता है उसमें सिंगल स्पर्म सेल की फॉर्मेशन होती है। नाउ इन द लास्ट लेट अस डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। क्या महत्व है इसका? In angiosperms, the growth of female gametophyte or embryo sac stops at the 8 nucleate or 7 celled stage. The triple fusion provides a stimulus to one of its cells, that is primary endosperm cell, to resume growth and form a nutritive tissue. यानी ट्रिपल फ्यूजन की सहायता से न्यूट्रिटिव टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन ensures that the nutritive tissue is formed only when the formation of embryo has taken place after fertilization. We can say it is an economical process. Angiosperms are therefore economical and more specialized as compared to the gymnosperms, where a large nutritive female gametophyte is formed long before the process of fertilization. Double fertilization provides the characteristics of male plant to the zygote as well as to the nutritive tissue. So this was about the importance of double fertilization, and in the last some questions. First is what is double fertilization? तो आप डिस्कस कर चुके हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन दैट इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट as well as the secondary nucleus present in the सेंट्रल पार्ट ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट, जो कि एंजियोस्पर्म्स में फर्टिलाइजेशन की एक प्रोसेस होती है, इसे हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज ओव्यूल? डिस्कस इट्स नेचर। ओवरी में जो फीमेल पार्ट प्रेजेंट होता है जहाँ की प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है दैट इज कॉल्ड एज ओव्यूल। और ओव्यूल का नेचर किस प्रकार का होता है? अलग अलग तरह की शेप्स होती हैं, अलग अलग तरह की उसमें फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, तो ये इसमें डिस्कस करना है। हाउ डज द एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म्स बिकम ट्रिप्लॉइड? किस प्रकार से ट्रिप्लॉइड बनता है? नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ पोलन जर्मिनेशन, एंड लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन? सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।